10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद कौन सा क्वेश्चन देखा था? 33 देख लिया था। लास्ट क्वेश्चन में 33 देखा था। दें एक असाइनमेंट दें। 34 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34। Mr. X is an area manager of Messrs and Steels Company Limited during the financial year 14-15 and he gets the following emoluments from his employer. अब एक आगे चलकर एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट मैं तुम लोगों से पूछूंगा और उसका सही जवाब देने वाले को मिलेगा बाबा जी का। देख, मिस्टर एक्स की बात हो रही है, एसएससी मिस्टर एक्स 14-15 15-16 computation of taxable salary. बेसिक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने 20,000 फॉर 5 months 1 लाख। अच्छा, 1 सितंबर से 25,000 7 months का 175। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मान लेंगे ये ऑफिस से घर तक के लिए है। 2,000 पर मंथ यानी 24,000 माइनस एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9,600 14,400। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सर ये आया कैसे? ये 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से, याद है ना? चलो, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो देखो ना, 15% माइनस 12% माफ होता है और बेसिक सैलरी कितनी है? 2,75,000। 2,75,000 का 3% बताओ, 8,250। समझ में नहीं आया? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कितना मिल रहा है? 500 रुपये पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, तो 6,000 मिल रहा है। माइनस एग्जेम्प्ट करेंगे हम 2,400, 2 बच्चों के लिए 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3,600। बोलो ना। चलो, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, मालूम है ना? कितना है? 3,600। बोलो। अच्छा, हॉस्टल अलाउंसेस कितना है? हॉस्टल अलाउंसेस 4,560 माइनस एग्जेम्प्ट 7,200। 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। हाँ बोला तो, हाँ दोनों मिलाकर ऊपर जरा देखो ना, वही चीज़ लिखी थी 500 में, तो उस समय तो नहीं बोले तुम। उस समय क्यों नहीं बोले थे?
इसमें लिखा 380 फॉर 2 चिल्ड्रेन, तो इसका मतलब 2 बच्चों के लिए। फॉर मतलब लिए, 2 चिल्ड्रेन मतलब 2 बच्चों 2 बच्चों के लिए। टिफिन अलावेंसेस पूरा माफ होता है, पूरा टैक्सेबल होता है। आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया उससे कोई लेना देना नहीं है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस को मारो गोली। टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट टैक्स, बताओ ऐड करेंगे फिर लेस करेंगे या बिना ऐड किए केवल लेस कर देंगे? केवल बिना ऐड किए लेस करेंगे, बिना ऐड किए। ऐड करके लेस करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ बोलो, बोलो भाई, काहे ऐड करके लेस करोगे? तालियां बजाओ, इसको बाबा जी का ठुल्लू मिलना चाहिए। और लिखा हुआ है फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ऊपर पहली लाइन देखो, मैंने यही वर्ड बोला था कि आगे काम आएगा और उस समय मैं रुका भी था। अंडरलाइन कर लो उसको और वहाँ से एरो बना लो, टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो हमेशा ये दिमाग में रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें किस तरह की चीज़ें ध्यान में देनी है। जब भी इस तरह का आए तो पहले देखो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तुम लोग तुरंत नतीजे पर पहुँच रहे हो बिना क्वेश्चन पढ़े। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स पहले मिला, कितना मिला है? 2500। पेड भी इतना ही हुआ होगा। चलो पहले तो ग्रॉस सैलरी बताओ, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3), 3,12,000। ये 50 लास्ट में क्यों बोल रहे हो? टैक्सेबल सैलरी यार है। चलो नोट करो, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये कोई दिक्कत? थोड़ी क्वेश्चन नंबर 35। Mr. X retired from the services of Messrs. Y Limited, हाँ या ना? On 31st of January 2015, ढंग से देखें, डेट ऑफ रिटायरमेंट दी हुई है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, चलो यहाँ सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। बोलो ना, पक्का ना? डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या दी हुई है? 31 जनवरी 2000। ईयर्स कितने दिए हुए हैं? 30 साल 1 महीना, तो 30 साल ही काम आएगा नियर अबाउट। ही हैड ज्वाइन द कंपनी ऑन 1/1/84। और आगे देखो ग्रेच्युटी उसको मिली है कितनी? 6 लाख। कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। लीव इनकैशमेंट कितना मिला है? 3,30,000। और 330 दिन अभी भी क्रेडिट पड़ी हुई है लीव उसके अकाउंट में, हाँ या ना?
यानी अनअवेल्ड है, और 1 साल में 30 दिन उसको दी भी जाती है तो हम तो यही मानते भी हैं, कोई नई चीज़ बोला ही नहीं। एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही वॉज ऑफर्ड अ कार which was purchased on 1st February 2012 by the company for rupees 5 lakh। सेल कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो जब कार ट्रांसफ़र की जाती है तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है? 20%। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए 50% पर एनम SLM WDV मेथड से, कार पर 20% पर एनम WDV मेथड से, अदर्स के लिए 10% पर एनम SLM के मेथड से। कंपनी डेप्रिशिएट द व्हीकल, हमें क्या मतलब कंपनी कितने से डेप्रिशिएट करती है? हमें इनकम टैक्स पढ़ना है ना, तो हम इनकम टैक्स का रूल लगाएंगे 20%। लाइन का कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs हैज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन करवाया है 3 लाख रुपए में। कितनी पेंशन कम्यूट करवाया है? कंपनी प्रेजेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट मिला है 6000 का। अच्छा, हिज कलीग ऑल्सो गिफ्टेड हिम अ टेलीविजन वर्थ ₹50,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन। अरे कलीग ने गिफ्ट दिया है, एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखेंगे हम लोग, कहाँ देखेंगे? इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बेसिक सैलरी है 20,000, दिया है कि नहीं? और 50% DA पर मंथ है। अच्छा, रिसीव्ड पेंशन, पेंशन कितनी है? 5,000 पर मंथ। एक फरवरी से लेकर के, कब से? बस यही क्वेश्चन है। बताओ, इतने ही पॉइंट है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। एक एक करके ख़त्म करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? पक्का? बेसिक सैलरी। 1 अप्रैल 2014 से डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? 31 जनवरी। कितने महीने हो गए? 10 महीने। तो 10 महीने का बेसिक के हिसाब से कितना हुआ? 2 लाख। बोलो ना, 10 मंथ्स। अच्छा, DA कितना मिलता है? वो 50%, यानी 1 लाख। उसके बाद क्या मिलने लगा? पेंशन। पेंशन कब से मिलना चाहिए था? 1 फरवरी से, हाँ या ना? और उसने कॉम्यूटेशन कितना करवाया है? 3 लाख। और यहाँ पर वर्ड साफ साफ लिखा है आफ्टर कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इट मीन्स कि ये 1/3 पेंशन है। जैसे ही रिटायर हुआ, अगले दिन उसने मालिक से कहा, मालिक हमें पैसों की ज़रूरत है। उसे क्या बोला? मालिक हमें पैसों की ज़रूरत है। और उसने अपना पेंशन कॉम्प्यूट करवा लिया, और ये जो पेंशन है 1/3 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है आफ्टर कॉम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन 5,000, तो अगले दिन ही कॉम्प्यूट करवा लिया। इसका मतलब अब उसको 2 महीने की पेंशन मिलेगी 5,000 के हिसाब से 2 मंथ्स की। कितनी? ये तीनों लाइनें तो खत्म। गिफ्ट की बात करो, हमने कहा था कि 5,000 तक माफ़ कर देना, सर्कुलर वही आया है। अगर तुम लोग पूरा 6,000 टैक्सेबल कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, मैं बोल चुका हूँ। बोलो ना, ये लाइनें हम लोग की किसी काम की हैं? खत्म। बोलो। अच्छा, अब कार की बात कर लो। ट्रांसफर ऑफ कार, बताओ कार कब खरीदी थी मालिक ने, और ट्रांसफर कब की है? He was offered a car which was purchased
कब किया है ऑफर? वो तो खरीदा था ना। खरीदने के दिन ही ऑफर कर दिया और 2 लाख रुपए रिकवर किया है, मतलब 5 लाख गाड़ी खरीद कर उसी दिन 2 लाख में दे दिया। छोड़ो, मैं बताता हूँ, हम बता रहे हैं ना, रिटायरमेंट की डेट पर उसको ऑफर की गई है कि तुम रिटायर हो ही रहे हो, लेते जाओ, कार में जाओ, ठीक है ना। कौन सा डेट होता है उसको, कौन सा दिन बोला जाता है जब कोई विदा होता है? फेयरवेल पार्टी है कि नहीं? जाते जाते उसको फेयरवेल पार्टी में उसको ये गिफ्ट दिया गया। कब दिया गया? 31 जनवरी 2000। अब देखो, 1 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013, 1 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014, 1 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015, एग्जैक्ट कितने साल हो गए? कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? सोचना ही नहीं है, एग्जैक्ट 3 साल दिख रहा है। कितना साल? 3 साल। अच्छा, कार परचेस्ड ऑन 1 फरवरी 2012, कितने में खरीदी है कार? 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर का 1 लाख, बचा कितना? माइनस डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ 20% सेकेंड ईयर का, बोलो ना, 3,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ थर्ड ईयर का कितना? 256 वैल्यू ऑफ कार माइनस अमाउंट रिकवर्ड कितना? तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, कार ट्रांसफर की वैल्यू हो जाएगी 56,000। इसको नोट करो, तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, केवल इसको, थोड़ी स्पीड भी लाएंगे। कार ट्रांसफर का केवल डिटेल नोट करेंगे आप लोग। देखें इधर, हटा सकते हैं इसको। चलो, ग्रेच्युटी की बात करते हैं। एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है? 6
6 लाख। ये हो गया ए। बोलो, लीस्ट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010। पहला एक्चुअल कितना, सेकंड मैक्सिमम लिमिट 10 लाख। हमें नहीं लगता अब इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रही होगी। तीसरा मैंने बताया था, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी उसकी थी 20,000। जब सैलरी का मतलब लेते हैं कवर्ड में तो सैलरी प्लस डीए, तो सैलरी प्लस 50% डीए, बोलो ना। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 10,000 कितना, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ 30 साल। बताओ कितना आया। पाँच 19 220। चलो 5 19 230, तो टैक्सेबल हो जाएगा ए माइनस बी 80,770। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? ग्रेच्युटी की बात कर ली, अब जरा कम्यूटेड पेंशन की बात कर लेते हैं। ग्रेच्युटी तो मिली नहीं है, मिली है, तो 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन ये माफ होगा। तो 1/3 ऑफ 100%, तो मिला है इसको 3 लाख। कितने हिस्से के लिए? 2/3 के लिए, तो पूरे के लिए इतना मिलता 4.5 लाख। हाँ या ना? 4.5 लाख का 1/3 यानी 1.5 लाख। बोलो, ये माफ हो जाएगा। हाथ में मिला कितना है? 3 लाख, तो टैक्सेबल हो जाएगा 3 माइनस 1,50,000। दिक्कत है क्या इसमें? तो कम्यूटेड पेंशन आ जाएगा 1 लाख। लास्ट हम लोग का बचा क्या? लिव इन कैशमेंट। एक्चुअल अमाउंट कितना है? 3,30,000। एग्जेम्प्ट हो जाएगा पहला एक्चुअल कितना, हाँ सेकंड बताएं, मैक्सिमम कितना? 3 लाख। थर्ड है 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो लास्ट 10 मंथ्स तो यही है। लास्ट 10 मंथ सैलरी का मतलब, सैलरी का मतलब यहाँ होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। तो यहाँ परसेंटेज तो कुछ है नहीं, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ माने या नहीं? इफ माने या नहीं? माने या नहीं? माना गया है। पूछो ना कैसे। देखो ना, जब हमने ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया था तो वहाँ पर लिया था। बोलो, इतनी मार खाओगे। यहाँ केवल डीए वर्ड यूज होता है, तो ये दिमाग में मत यूज कर लेना कि अगर यहाँ डीए लिया तो यहाँ भी लेंगे। यहाँ जो कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट होता है वहाँ पर डीए सेवा शर्तों में हो या ना हो, दोनों लिया जाता है। तो ये चीज़ पहले तो दिमाग से हटा दो। अब मेरे ऑप्शन के ऊपर है पूरे क्वेश्चन में कि मैं उसको सेवा शर्तों में मानूं या ना मानूं। ना मानो, ना मानो, नीचे नोट लगा देंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? मान लोगे एग्जाम तक ये याद रहेगा सर ने माना था, हम भी मानेंगे। हम थोड़ा उल्टा काम करते हैं ना। तो 20,000 का 10 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 लाख। अभी लिखवा दे रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना?
और कुछ तो आता नहीं है। लिव इन कैश फंड में बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। फोर्थ बताओ, अर्न लीव सैलरी कितने महीनों की? 11 महीनों की सैलरी है। 330 डिवाइडेड बाई 30, 11 महीने हो गए 20,000 के हिसाब से, 2,20,000। माफ क्या होगा, सबसे कम क्या है? 2 लाख। 2,20,000 सबसे कम है। अच्छा, टैक्सेबल कितना होगा? 1,30,000। और हम यहां ऊपर एक नोट डाल दे रहे हैं, it has been assumed that DA is not in terms of employment. बिल्कुल छापें। ये नहीं बताओगे, ऐसे ही छापना शुरू कर दोगे? ये चले नोट करें जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। Mr. Narendra, who retired from the services of a hotel Samode Limited on 31st of January 2015। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट दे रखा है कौन सा? आफ्टर पुटिंग ऑन सर्विसेज फॉर 5 years। और जब छोड़ रहा है 31 मार्च 2015 को उसको ये अमाउंट मिले साल भर में। सैलरी उसको मिली है 16,000 पर मंथ, हाँ या ना? जिसमें 10,000 बेसिक है, डीए कितना है? 3,000। अच्छा, और सीसीए कितना है? और नाइट ड्यूटी अलाउंसेस कितना है? टोटल 16,000। पेंशन मिल रही है 30% ऑफ बेसिक सैलरी, 3,000 पर मंथ, बोलो ना। लीव सैलरी 75,000, कितने के हिसाब से? 225 दिन का मिला है उसको, हाँ या ना? और कैलकुलेशन हुआ है 45 दिन के हिसाब से इन अ ईयर, जबकि होना कितने के हिसाब से चाहिए था? ही हैज़ नॉट अवेल्ड एनी अर्न लीव, छोड़ दो तब ठीक है, हम पूरा कैलकुलेशन करें। ग्रेचुटी 50,000 मिला है,
क्लियर? बेसिक सैलरी। ऊपर डिटेल लिखें क्या? एसएससी मिस्टर नरेंद्र वगैरह तुम लोग लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। उसको 31 जनवरी तक सैलरी पूरी मिली होगी, यानी 10 महीने की। 10 महीने की 10,000 के हिसाब से प्लस डीए 30,000 प्लस सीसीए 20,000 प्लस नाइट ड्यूटी अलाउंसेस 10,000 प्लस पेंशन मिली है उसको। कॉम्यूटेशन तो है नहीं, सीधे सीधे 3 महीने का मिला होगा 3,000 के हिसाब से। सॉरी 2 महीने का। बची 2 चीज़ें, लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी। इन 2 का कैलकुलेशन कर लें, हमारा आंसर क्या हो गया? आ गया? बोलते क्यों नहीं? ये ग्रॉस सैलरी। इसमें से डिडक्शन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोलो, न 1 है, न 2 है, न 3 है। पक्का ना? बस इतना सा ही काम रह गया है। चलो सबसे पहले ग्रेचुटी की ही बात कर लेते हैं। एक्चुअल अमाउंट कितना? 50,000। एग्जेम्प्ट जो सबसे कम होगा, एक्चुअल कितना है? मैक्सिमम लिमिट ना पूछो, कितना? 10 लाख रुपए। और मिल कितना रहा है इसको? और थर्ड है, क्या ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है? नहीं लिखा है, ना मानो, ना मानो। एज्यूम नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। तो पिछले 10 महीनों का एवरेज, वो भी डीए तब आएगा जब इफ में होगा। बोलो ना? तो सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। कितने महीनों का? 10 महीनों का। बोलो, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बोलो, लास्ट 10 months की एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? बेसिक 10 महीने का कितना है? 1 लाख। डीए 10 महीने का नील, क्योंकि इफ कंडीशन में नहीं आता। एजम्पशन नंबर 2, एजम्पशन नंबर 2 क्या ले लोगे? एज्यूम, फिर से लिख दें, डीए इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोलो ना। अच्छा, परसेंटेज तो है ही नहीं, 1 लाख आ गया। और 1 लाख का एवरेज हो जाएगा 10,000, 25,000। सबसे कम क्या है? तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 25। ग्रेचुटी बचा क्या मेरा? लिव इन कैशमेंट। बोलो ना, कितना है? 75,000।
एक्चुअल 75,000, एग्जेम्प्ट नंबर 1 एक्चुअल कितना, मैक्सिमम लिमिट क्या है 3 लाख। अच्छा 10 मंथ सैलरी, और अर्न लीव सैलरी, पक्का ना? इन 2 चीज़ों को हमें देखना है। बताओ 10 मंथ सैलरी, सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, सेम है रहेगा, हाँ या ना? लेकिन कितने महीनों के बराबर, 10 मंथ्स के बराबर दिया तो है। 10 मंथ्स का कितना, 1 लाख, क्यों कैलकुलेशन अलग से करी? बचा अर्न लीव सैलरी, इसका कैलकुलेशन बनता है 45 दिन के बराबर। सबसे पहले तो इसको छुट्टी कितने दिन की लेनी चाहिए थी, 150 दिन की। एक साल में अगर 30 दिन तो 5 साल में 150 दिन, यानी 5 महीने के बराबर। नहीं समझ में आया? 45 दिन के हिसाब से जरा 5 साल का देखो तो 225 दिन आ रहा है, और लिखा भी हुआ है 225 दिन। एम्प्लॉयर ने 45 दिन अगर हमें नहीं भी लिखा होता तो भी हम समझ सकते थे। ये तो फालतू में क्वेश्चन को ईजी बना दिया। इसको चाहता थोड़ा टफ बना सकता था, क्वेश्चन में से ये 45 दिन की एडजस्टमेंट हटा करके लिख देता, अर्न लीव ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयर्स कैलकुलेशन इज 225 डेज। तो हम लोग खुद कैलकुलेशन कर लेते 225 डेज फॉर 5 ईयर्स, इट मीन्स 45 डेज इन अ ईयर। और अगर 45 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन है हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लेना देना किससे है, 30 दिन से। तो अर्नड लीव 30 डेज 5 ईयर्स में 150 दिन। लीव टेकन नील, बोलो तो अर्न लीव कितना हो गया, ये अर्न लीव एंटाइटलमेंट है 150 दिन अर्न लीव हो गया। 150 दिन का मतलब 5 महीना, और 5 महीना 1 महीने का रेट है 10,000, टोटल कितना हो गया 50,000। बोलो, सिंपल। सबसे कम क्या है 50,000। अच्छा तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 25,000। बहुत बढ़िया, टोटल करो 216 आ रहा है, नोट करो। अब इजी लग रहा होगा सैलरी, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले क्वेश्चन नंबर 38।
Mr. Khanna, an employee of IOL, New Delhi, a private company, received the following for the financial year 14-15. देख लें बाबू, इसमें मिसप्रिंट है शायद कुछ, 2 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको मैं सही करवा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 39, कुछ मिसप्रिंट है उसमें, 2 टाइम्स आ गया, हाउस रेंट अलाउंसेज एंड स्पेशल अलाउंस. देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 39, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर वर्किंग फॉर मेसर्स गामा लिमिटेड एज पर सैलरी फिक्सेशन. द फॉलोइंग परक्विजिट्स वेयर ऑफर्ड. मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोग काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी है एक तरह से देखो तो, पब्लिक लिमिटेड है. द फॉलोइंग परक्विजिट्स वेयर ऑफर्ड फॉर मिस्टर एक्स हु इंगेज अ डोमेस्टिक सर्वेंट फॉर ₹500 per month. His employer reimbursed the entire salary paid to the domestic servant as at the rate of 500 per month. जरा आप कमेंट मारें, बोले भाई कमेंट दें. अरे वाह, मैंने ये लिखवाया था कुछ, डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय, कौन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर. और अगर एम्प्लॉयड है तो ऑब्लिगेशन किसका, एम्प्लॉय, सेम ऑब्लिगेशन रहेगा, बोलो ना. एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन यूज्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आखिर पे कौन कर रहा है. तो मैंने तुम लोग को इस केस में बताया था, अगर ये केस हो तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस, हाँ या ना, और टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ, याद आया, नहीं याद आया होगा, नहीं आया होगा, ढंग से पढ़े होते तो शायद तुरंत कमेंट देते. ये मिस्टर एक्स का केस है, जरा देखो ना. मिस्टर एक्स हु इंगेज्ड अ डोमेस्टिक सर्वेंट, मिस्टर एक्स ने, इधर देखो, मिस्टर एक्स ने एम्प्लॉय किया है, मिस्टर एक्स जो एम्प्लॉय है उसने अपना डोमेस्टिक सर्वेंट रखा है. 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो टैक्सेबल इन, आ गया आंसर, कोई दिक्कत है इसमें. दूसरा दिया है, फॉर मिस्टर वाई ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ डोमेस्टिक सर्वेंट. ओहो, यानी कि डोमेस्टिक सर्वेंट किसने दिया है, मालिक ने कहा ये नौकर ही ले जाओ, तो वहां पर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है, यूज ये कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है, तो ये मिस्टर वाई का केस है. आ गया आंसर. तो एग्जाम में आपको कमेंट लिखना है कि इन केस ऑफ मिस्टर एक्स द ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर एक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय. While in the case of Mr. Y, the domestic servant has been employed by employer, and that's why it is very much taxable only in the case of specified employee, because it is not the obligation of employee. Note कर ले, हो गया. रुपीस तो लिख सकते हो ना, 6000 दोनों के केस में, रुपीस 6000. तो मिस्टर वाई के हाथ में तभी टैक्सेबल होगा जब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा. मिस्टर एक्स के केस में कोई भी एम्प्लॉय हो टैक्सेबल हो जाएगा. थोड़ी स्पीड ले आए. ये 39 था.
है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आ गए ना डायरेक्ट 40 पर। देखो, द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव बीन ग्रांटेड बाय वेद सॉफ्टवेयर लिमिटेड टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय मिस्टर बद्री। हाउसिंग लोन 6% पर एनम। ओहो, हाउसिंग लोन दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, किस रेट से? 6%। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2014 इज ₹6 lakh and Mr. Badri pays ₹12,000 per month towards principal on 5th of March, 5th of each month, sorry। तो पहला पॉइंट दिया है, एक तो हाउसिंग लोन है, कैलकुलेटर आप लोग तैयार रखेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से 1 अप्रैल 2014 को आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 6 लाख और पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है 12,000 5th ऑफ ईच मंथ। बोलो, ढंग से सुनना क्वेश्चन। और नीचे दिया है सबसे लास्ट में SBI रेट्स। मैंने बताया था ना कौन से रेट्स लगते हैं और कब के लगते हैं? 1 तारीख के, हर साल के पहली तारीख को फाइनेंशियल ईयर में 10% दिया हुआ है। बस ये क्वेश्चन है। हमें आप हमें बताएंगे कि परक्विजिट्स क्या होगी। देखें इधर, कितना? कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट्स ऑफ कंसेशनल लोन, या तो इंटरेस्ट फ्री होता है या तो कंसेशनल लोन होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। मार्च तक आएगा। पक्का? बताओ। मैंने 2-3 चीज़ें तुम लोग को इसमें क्लियर करवाई थी और मैंने कहा था कि हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत, आज वो समय आ गया। वैल्यू ऑफ परक्विजिट तो ये पक्का दिख रहा है 4% है। मैंने कहा था हर महीने के अंत में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, हर महीने के अंत में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर SBI का वो रेट यूज करना है जो 1 अप्रैल को एप्लीकेबल होता है। दैट्स इट। हर महीने के आखिर में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जरा देखो, महीने के शुरू में 1/4 को इतना है, 5 अप्रैल को तो हम 12,000 पे कर ही देंगे। 1 अप्रैल को इतना है, हमें 30 अप्रैल का चाहिए और 30 अप्रैल का बैलेंस पहुंचेंगे तब तक 5 अप्रैल को हम क्या कर चुके होंगे? 12,000। तो हमारे पास 30 अप्रैल का बैलेंस होगा 5,88,000। नहीं समझ में आया? 5,76,000। 5 मई को पेमेंट कर दिया, 30 मई को ये बचा 5,64,000, 552। बहुत बढ़िया। तुम लोग कितने कैलकुलेशन में तेज हो, 12,000 बड़ी जल्दी घटा लेते हो। अरे वाह, अरे
98 ना? अच्छा। हम्म। हम्म। 456 हो तो गया। अब कितना नीचे जाओगे? इनटू 4% 1 मंथ का। हाँ हाँ हाँ, क्यों? 4% 1 मंथ का, पक्का ना? नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना? अच्छा, तो सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग कहते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। लैंग्वेज भी अजीब है। कल मैं देख रहा था ईडियम्स एंड फ्रेसेस इंग्लिश में, तो उसमें एक नया सुनने को मिला, काउंट नोजेस। काउंट नोजेस, नोजेस नाक, लोगों की गिनतियां करना। तो एक नाक, दो नाक, तीन नाक, इसका हिंदी ये है, लोगों की गिनतियां करना। तो सीखने में भी आसान है। माई टीचर स्टार्टेड टू काउंट नोजेस। क्यों? हाँ बताओ। हाँ, तो 40-40 रुपये कम करते जाएं, सीधे यही बोल दो ना। आ रहा है ये? आएगा ही, हम तेज आदमी हैं। तुम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करोगे। टोटल करके बताओगे? कभी कभी थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन तुम लोग भी बताओ, हम ही हमेशा अच्छा अच्छा बताएं। बताओ, हम जो टोटल करके बताएं तुम लोग को, बता दें? बता दें? देखो, 24,000, 520, 520, 23,480। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों हो गई? अच्छा सॉरी, हमको सम करना था, हम सम नहीं किए। देखो करते कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो सब 2-2 हज़ार है, 24,000 हो गया। अब इसमें 40 है, इसमें 80 कम है, तो 2 बार, 2 1 3 3 6 4 10, 10 5 15 6 21, 21 7 28, साढ़े 4, 40-40 वाले, फिर मल्टीप्लाई 40 करके लेस कर देते। नहीं समझे? अब वो अपना अपना हिसाब है। कहो तो करवा दें? करवा दें। 1 40 इसमें है, 2 40 इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको सम कर लो। 55 होता है, ये तो मालूम ही है, यहाँ तक 55 होता है। 55 में ये जोड़ दो, कितना हुआ? 78 हो रहा है। 78 इंटू 40 करो, 24,000 में से माइनस कर देना, मिलना ही है। तुम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करोगे, हम कॉमन सेंस से करते हैं। हाँ कितना? 20,880। ठीक है ना? अब नोट करो, अब क्या चेहरा देखते हो।
क्वेश्चन नंबर 40 का पॉइंट नंबर 2, एयर कंडीशनर। देखो उसी की बात हो रही है, वही एम्प्लॉय है मिस्टर बद्री। लोग कहते हैं बद्री छाई है, लेकिन इसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। बद्री हट रही है, काली बद्री। एयर कंडीशन परचेस्ड 4 years बैक फॉर ₹2 lakh हैव बीन गिवन टू मिस्टर बद्री फॉर ₹90,000। 2 लाख का एसी 90,000 में दे दिया। तो बताओ 4 साल यूज़ करने के बाद ना, चलो कॉस्ट ऑफ एसी टू एम्प्लॉयर कितने रुपए का था? 2 लाख। और मैंने तुम लोग को कहा था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे कितना लगता है? ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में नहीं है, मैंने तुम लोग को उस समय साफ साफ बताया था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सीडी रोम, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। याद आया? तो ये मत सोच लेना ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, गैजेट नहीं है। चलो माइनस डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से एसएलएम मेथड से 4 साल का 80,000 सीधे सीधे। सोचना क्या है, हर साल 20,000 तो 4 साल का कितना? हाँ या ना? वैल्यू ऑफ एसी 1,20। ट्रांसफ़र कितने में किया है? ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉय मिस्टर बद्री को 90,000। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितनी? टफ था ना बहुत, तो नोट कर लो टफ था तो। बताओ कितने बड़े बड़े क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। एक क्वेश्चन जो छूटा था उसको देख लेते हैं, जो मिसप्रिंट था। क्वेश्चन नंबर 38। क्या मिसप्रिंटिंग थी? Mr. Khanna, an employee of IOL New Delhi, a private sector company. बोलो। Received the following for the financial year 2014-15 HRA। वो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी पूरे साल भर में उसको 1,20,000 मिला है। HRA मिला है 1 लाख और स्पेशल अलावेंसेस हैं 30,000। मिस्टर खन्ना वॉज रिजाइडिंग एट न्यू दिल्ली एंड वॉज पेइंग अ रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। कॉम्प्यूट द एलिजिबल एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ HRA रिसीव्ड। हो जाएगा क्या? हमें नहीं लगता हो पाएगा, नहीं होगा। 38 का पॉइंट नंबर 1, टैक्सेबल HRA। एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है? 1 लाख। 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा फर्स्ट एक्चुअल। सेकंड मैंने बताया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और लास्ट मैंने बताया था 40% या 50%? 50, क्योंकि दिल्ली में रह रहा है। इन तीनों में जो सबसे कम होगा टैक्सेबल हो जाएगा A माइनस B। पक्का? चलो भाई, रेंट पेड कितना है? 10,000 पर एनम पर मंथ।
तो रेंट पेड है 10,000 इंटू 10 इक्वल टू 1,00,000, सॉरी 1,20,000 माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। स्पेशल अलावेंसेज आएंगे क्या, स्पेशल अलावेंसेज आएंगे क्या, नहीं। 10% ऑफ सैलरी, केवल बेसिक आएगा। बेसिक कितना है, 1,20,000, तो 10% ऑफ 1,20,000, तो 12,000 12 महीने का, सॉरी ये पूरा 12,000 है, 1,20,000 सालाना है ना, 12,000 कितना आया, 1,08,000। और तीसरा है 50% ऑफ सैलरी। सबसे कम क्या है, तो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो पॉइंट नंबर 2, इफ मिस्टर खन्ना ऑप्ट्स फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। अच्छा, उसको ये नहीं चाहिए HRA, वो कह रहा है हमको घर दे दो, हमें HRA नहीं चाहिए। If Mr. Khanna opts for a rent-free accommodation whereby IL would be paying a rent of 10,000 per month to the landlord and recovers a 2,500 per month from Mr. Khanna, which was in excess of his entitlement, what will be the perquisite value? Okay. जब हम लोग एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पक्का ना। जब एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं होता, सर आपको कैसे मालूम अपना घर नहीं, लिखा तो रेंट दे रहा है मालिक खुद, तो 15% ऑफ सैलरी या एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर लोअर, विच एवर इज लोअर। 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब यहां पर है all monetary benefits, all monetary benefits, और monetary benefits है उसके पास 1,20,000 प्लस स्पेशल अलावेंसेस कितना, HRA तो अब मिलेगा ही नहीं, पूछ रहे क्यों। या तो HRA ले लो बेटा, या तो घर ले लो, दोनों लोगे, घर भी लोगे HRA भी लोगे, नहीं तो HRA तो अब मिलेगा ही नहीं। 1,50 का 15%, 22,500, या एक्चुअल रेंट कितना जा रहा है, 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000, जो दोनों में से कम कितना, आ रहे हैं माइनस, रिकवर भी किया है कितना, कितना पर मंथ, रिकवरी 2,500 इंटू 12, 30,000, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अब एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 3, विच ऑफ द अबव वुड बी बेनिफिशियल टू मिस्टर खन्ना, HRA या रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपका जवाब होगा, इतनी मार खाओगे तुम लोग, इतना तो सेंस रखो, कॉमन सेंस। तुमको कैश में ज़्यादा फायदा मिलता है या हवा हवाई मिठाई खाने में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। रियलिटी में पैसा मिले वो मज़ेदार है या सपनों में पैसा मिले वो मज़ेदार है, रियलिटी में ना। ये तो हम लोगों का केवल टैक्स ट्रीटमेंट था, एक्चुअल में मेरी जेब में पैसा कितना गिरा दैट इज इंपॉर्टेंट। बोलते क्यों नहीं तुम लोग,
अगर HRA देता तो टैक्सेबिलिटी 40,000. अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है टैक्सेबिलिटी इज nil. नाउ टेल मी दैट विच वन ऑप्शन इज बेनिफिशियल. दैट्स इट. We cannot reply directly that this one option is beneficial because the value of perquisite is nil. Might be the taxation is nil also over here. We are just talking about the tax planning. हो सकता है हाथ में पैसा गिरे भी और टैक्स 1 रुपया न लगे. यहां तो घर गिर रहा है ना, घर आ रहा है मेरे पास, लेकिन पैसा तो 1 रुपया नहीं आया. बोलो. लेकिन यहां पर हो सकता है पैसा भी आए रेंट के HRA के तौर पर और 1 से रुपया भी न जाए टैक्स का. तो दोनों लिख लिया तुम लोगों ने, तो जल्दी लिखो तो हम हटाएं. अब समझ में आया इंपॉर्टेंट क्या है इसमें. थोड़ी स्पीड ले आना, थोड़ी. चलो अब मेरी मदद करना. कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. ऑप्शन 1 HRA था ना. ऑप्शन 2 रेंट फ्री अकोमोडेशन. बोलो ना. बेसिक सैलरी कितनी थी सालाना? 1,20,000 दोनों केसेस में, प्लस स्पेशल अलाउंसेस 30,000. वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा, बोलते क्यों नहीं. प्लस HRA. अगर HRA मिल रहा है तो 40,000 टैक्सेबल आया था. और अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन है तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी? तो ये हो गई क्या? ग्रॉस. अब समझ में आ रही होगी बात. कितना है? 190 और 150 लेस डिडक्शन. तो टैक्सेबल सैलरी कितनी है? बोलो. टैक्स ऑन अबव हम केवल हिंट दे रहे हैं पहली बार तुम लोग को कि टैक्स 0 लगेगा. 2.5 लाख तक माफ है. 2.5 लाख तक माफ है. 2.5 लाख तक की लिमिट पर माफ है टैक्स. अगर आपकी इनकम टोटल 2.5 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं. बोलो. अभी भी मेरा आंसर नहीं आया. हवा हवाई बातें ना करो, रियलिटी वाली बात करो. और रियलिटी की बात करते हैं. कैश, नेट कैश फ्लो. हमारा जवाब इस पर होगा. मैंने क्या कहा? देखने में छोटा न लगे घाव करे गौतम गंभीर. वही चीज़ इसमें भी. यहाँ तक भी आंसर कुछ पता नहीं चला, केवल ये पता चला इससे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स. बट बेसिकली वी डिपेंड अपॉन द कैश विच इज इनफ्लो और आउटफ्लो.
हमारा रिजल्ट किस पर बेस रहेगा कि मुझे मेरे मालिक से मेरी जेब में कितना आया वो बताएगा। तो बताओ बेसिक कितना मिला मेरे को, 120 और 120। स्पेशल अलाउंसेस जेब में कितना गिरा, 30,000 और 30,000। HRA के नाम पर मेरे जेब में कितना गिरा, हाँ, देखो ना HRA के नाम पर कितना गिरा था, 1,00,000 रुपए हाथ में आया था। किसने कहा 40,000, तो 40,000 टैक्सेबल वैल्यू है उसकी, लेकिन गिरा कितना मेरी जेब में, और यहाँ तो घर मिला था। चलो रेंट फ्री अकोमोडेशन में मेरे हाथ में कितना गिरा, कुछ नहीं। टैक्स कितना मैंने पे किया फर्स्ट केस में, 0। इस केस में तो हमारा नेट कैश इन, अच्छा एक और चीज़ जो गई है जेब से, रेंट। अगर हमें घर मिला है तो मेरी जेब से रेंट भी तो गया है, कितना गया है, नहीं, मिस्टर खन्ना वॉज रिजाइडिंग एट न्यू दिल्ली एंड वॉज पेइंग रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। 1,20,000 का रेंट मैंने दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 30,000 रिकवरी हुई है हमसे। अब समझ में आई बात? बताओ नेट कैश फ्लो 1,30,000 और 1,00,000। जेब में ज़्यादा पैसा कहाँ गिरा, उल्टा हो गया ना आंसर। टैक्स तो दोनों में नहीं लगा और हमारा रिजल्ट भी वही आ गया। गो विथ HRA। रिजल्ट देखो, जमीन आसमान का फर्क आ गया। बच्चे दिमाग से आंसर दे देते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? हम लोगों की मुलाकात बस आज इतनी ही है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 के आगे, और दैट वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ अ सैलरी चैप्टर। नेक्स्ट क्लास हम लोग की क्या होगी, लास्ट क्लास होगी। थैंक यू बच्चों।